भारत आप एक्सप्रेस देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है खास शो डिजिटल रावण में। कल्पना कीजिए एक छोटा सा कस्बा जहां हवा में ड्रग्स की महक और जुए की चमक घुली हुई है। रात के अंधेरे में स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरों पर नाचती है और हजारों उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ती हैं, ना कि सपनों को सजाने के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों की जेब काटने के लिए। जी हाँ, ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि म्यांमार का कड़वा सच है। साल 2021 के तख्ता पलट के बाद ये देश न सिर्फ गृह युद्ध की आग में जल रहा है बल्कि साइबर फ्रॉड और मानव तस्करी के वैश्विक साम्राज्य का केंद्र बन चुका है। यहाँ से निकलने वाली धोखे की लहरें चीन से लेकर भारत तक 17 से ज्यादा देशों को लील रही हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लगभग 2 लाख लोग जबरन इस काले कारोबार में जकड़े हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये कहानियां हैं उन अनगिनत जिंदगियों की जो एक झूठे वादे के चक्कर में नर्क में ढकेल दिए गए हैं। आइए आज हम खोलेंगे इस काले साम्राज्य की परतें एक एक करके अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए जरा। ठगी का नया ग्लोबल हब, कीबोर्ड के पीछे छुपा क्राइम नेटवर्क, एशिया का डार्क वेब हब, चीन थाईलैंड बॉर्डर तक फैला जाल, ठगी, ट्रैफिकिंग और आतंक एक साथ। ऑनलाइन नौकरी का झांसा, जिंदगी कैद, फर्जीवाड़े की फैक्ट्री बना म्यांमार। एक देश जिसकी सीमाएं अब अपराध के नक्शे में बदल चुकी हैं। एक सेना जो देश की रक्षा करने की बजाय खुद अपने ही नागरिकों को अपराधियों के हवाले कर चुकी है। और एक नेटवर्क जो डिजिटल स्क्रीनों के पीछे छिपकर इंसानियत का सबसे क्रूर मजाक उड़ा रहा है। म्यांमार आज सिर्फ एक देश नहीं, एक चेतावनी है उस दुनिया के लिए जो ऑनलाइन फ्रॉड को महज साइबर क्राइम समझती है और मानव तस्करी को किसी दूसरे देश की समस्या। यहाँ हर क्लिक के पीछे चीख है, हर कॉल के पीछे फंसा हुआ इंसान और हर स्कीम के पीछे वो साजिश जिसे एक पूरी व्यवस्था की शह मिली हुई है। दो लाख लोग इस गंदे कारोबार का हिस्सा हैं, कुछ मजबूरी में, कुछ लालच में और कुछ सत्ता की भूख में। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि म्यांमार में जो साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी का जो पूरा नेटवर्क कार्य कर रहा है, उसने अनेक राष्ट्रों के जो नागरिकों को टारगेट किया है और इस तरीके से साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी को करके इन ठगों ने जाहिर है कि अनेक लोगों को उनके जीवन को संकट में डालने का कार्य किया है। उन्हें इस क्रिमिनल नेटवर्क में फंसाने के लिए उन्हें अनेक देशों से बुलाया गया है। नौकरियों का झांसा दे करके उनको हर तरीके से उनको फ्रॉड में बिल्कुल इम्प्लिकेट करने की जो साजिश के तहत अनेक लोगों के कैरियर्स को, अनेक लोगों के जीवनों को उन्होंने संकट में डाला है। बता दें, साल 2021 का वो काला दिन जब म्यांमार की सेना ने लोकतंत्र को कुचल दिया। आंग सान सू की सरकार उखड़ गई और देश दो टुकड़ों में बंट गया।
एक तरफ विद्रोही, दूसरी तरफ सेना का लोहे पर जुल्म। लेकिन इस अराजकता ने एक नए राक्षस को जन्म दिया, साइबर फ्रॉड का विशालकाय साम्राज्य, जिसमें पुराने राजनीतिक ढांचे ढह गए तो सेना ने इसे अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। बता दें, चीन की अदालत ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया जो दुनिया को हिला गया। एक ही परिवार के 16 सदस्यों की मौत की सजा। जी हां, मिंग परिवार, ये वो लोग थे जिन्होंने म्यांमार के लेंगक्वाइंग कस्बे को जुआ और फ्रॉड का अड्डा बना दिया। परिवार के कुल 39 सदस्यों पर मुकदमा चला और सजा ऐसी कि सिहरन उठ जाए। लेक्वाइंग चीन की सीमा से सटा छोटा सा कस्बा अब कुख्यात हो चुका है। यहाँ चीनी सीमा पार करके लोग लाए जाते थे और फिर फंस जाते थे। लेकिन ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये पूरे नेटवर्क का आईना है। चीन ने सख्ती दिखाई तो फ्रॉड का साम्राज्य हिल गया, लेकिन हिला तो सही, मरा नहीं। अब ये गिरोह थाईलैंड की सीमा की ओर खिसक चुके हैं। स्थानीय विद्रोही गुटों की कार्रवाई ने भी इन्हें भागने पर मजबूर किया। इसका परिणाम थाईलैंड बॉर्डर पर नए किले उगाए। ये सेंटर्स इतने मजबूत हैं कि किसी किले से कम नहीं। ऊंची फेंसिंग, सशस्त्र गार्ड्स, सीसीटीवी की नजरें हर कोने पर है। नदियों पर खास नावें तैनात हैं जो बिना जांच के लोगों और सामान को पार करा देती हैं। जो पूरा म्यांमार का जो नेटवर्क है, ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का सबब निसंदेह होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिस तरीके का जो प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाना चाहिए था, वो अभी नहीं दिखाया जा रहा है। और इसको लेकर के हालांकि भारत के अनेकों नागरिकों ने को जिस तरीके से इसमें नौकरियों का झांसा दे करके टारगेट किया गया, उन्हें फेक कॉल्स करके ब्लैकमेल किया गया और उन्हें टारगेट किया गया, उससे भारत की सरकार तो सतर्क है और भारत की सरकार इस संदर्भ में अनेक स्टेप्स भी ले रही है। इस तरीके के साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड स्थित अनेक राष्ट्रों में ये जो साइबर ठग हैं अभी भी एक्टिव हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मानव तस्करी का ये खेल इतना संगठित है कि लगता है कोई हॉरर मूवी का प्लॉट हो। एक भारतीय युवक जो अच्छी नौकरी के वादे पर आया, अब यहाँ कैदी है। दिन रात फर्जी कॉल्स करता है, अपनी ही आजादी के बदले दूसरों को लूटता है। इस पे सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि 2 लाख लोग जबरन इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ये कोई स्वेच्छा से नहीं आए, इन्हें लालच दिखाकर लाया गया, फिर कैद कर दिया गया। फरवरी 2025 में एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा लोगों को आजाद कराया गया। इनमें 1030 विदेशी नागरिक थे, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। भारत की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर रोजाना 7,000 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, ये फ्रॉड सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ये मानव तस्करी का घिनौना मिश्रण है। लोग आते हैं यहाँ कॉल सेंटर जॉब के नाम पर, लेकिन यहाँ आकर और फंस जाते हैं। यहाँ उन्हें पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है और जबरन फर्जी स्कीम्स चलाने को मजबूर किया जाता है। वहीं ASPI की रिपोर्ट के मुताबिक ये सेंटर्स हर महीने करोड़ों कमाते हैं, जिसमें सेना का हिस्सा सीधा बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो चुप्पी है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाती है। आतंकवाद हो, साइबर ठगी हो, अतिवाद हो, ऐसे जो महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी जो गंभीर विषय हैं, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिस तरीके की एकजुटता, एक बद्धता दिखानी चाहिए, वैसी दिखाई नहीं जाती। और इसका परिणाम ये होता है कि ये जो आतंकी, अतिवादी, क्रिमिनल ताकतें फ्लरिश होती रहती हैं, ये अपनी साजिशों में संलग्न रहती हैं और इस तरीके के आतंकी जो और अतिवादी और फ्रॉड क्रिमिनल्स जहाँ कहीं भी एक्टिव हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एकताबद्धता की आवश्यकता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की आवश्यकता है, ज्वाइंट कोलैबोरेशन, ज्वाइंट एक्शंस की आवश्यकता है। और यदि ऐसा किया जाए तो निसंदेह ऐसे ठगों को, ऐसे अपराधियों को, आतंकियों को सिर छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। बता दें, म्यांमार के बड़े शहरों में भी अब ये गिरोह छिपे हुए हैं। खाली ऑफिस बिल्डिंग्स में जहां बाहर से लगे हैं IT कंपनी का बोर्ड और अंदर चलता है फ्रॉड का कारखाना, जिसमें विद्रोही गुटों ने कुछ सेंटर्स तो उड़ाए भी, लेकिन नया जन्म लेना इनका स्वभाव बन गया है।
थाईलैंड की सीमा पर अब ये ट्रांसफर जोन है, जहां लोग तस्करी कर थाईलैंड भेजे जाते हैं या फिर नए स्लेब्स यानी गुलाम के रूप में म्यांमार वापस आ जाते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है जहां इंसानियत की कीमत पैसे से तौली जाती है। पहले ये धोखाधड़ी के केंद्र चीन की सीमा के पास थे, लेकिन चीन और स्थानीय विद्रोहियों की वजह से ये अब थाईलैंड की सीमा के पास फैल गए हैं। म्यांमार के बड़े शहरों में भी खाली ऑफिस से धोखाधड़ी की जा रही है। अब तक की कोशिशों से इन केंद्रों को हटाया तो गया है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI की रिपोर्ट चीख चीख कर बताती है कि थाईलैंड म्यांमार सीमा पर फ्रॉड सेंटर्स की संख्या साल 2021 में महज 11 थी, जो अब 30 को छू चुकी है। ये सेंटर्स कोई छोटे मोटे कमरे नहीं बल्कि विशाल किले हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड वाले, जहां हर महीने नई जमीनें कब्जे में ली जा रही है। ये गिरोह सेना के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, क्योंकि गृह युद्ध ने अर्थव्यवस्था को चूरन बना दिया है। सेना को पैसे की जरूरत है, हथियारों के लिए, सैनिकों के वेतन के लिए, तो फ्रॉड ही क्यों ना हो। ऐसा देखा गया है कि चाहे आतंकवाद हो, अतिवाद हो, ये साइबर ठगी हो, जब राष्ट्रों के अपने अंदर ये समस्याएं होती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के मैं विशेष रूप से बात करूंगा कि जब उनके देश में ये समस्याएं होती हैं तब तो वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब अन्य देशों में ये समस्याएं होती हैं तो उसके खिलाफ वो चुप्पी साध जाते हैं या नरमी का रवैया अपनाते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अपने राष्ट्र का आतंकवाद, अपने राष्ट्र का अतिवाद, अपने राष्ट्र का अपराध और ठगी, ये उनके लिए पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का हो जाता है इसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन जो दूसरे राष्ट्रों में अगर ये घटना हो रही है तो उस पर वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से चुप्पी साध जाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया है आतंकवाद, अतिवाद, अपराध और ठगी के संदर्भ में, ये इससे इस समस्या पर और इस चुनौती पर विजय नहीं पाई जा सकती, ये बात बहुत स्पष्ट है। इसके लिए एकताबद्धता की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो जो एकताबद्धता है, वो जो एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, उसकी निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कमी दिखाई देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल तक ये सेंटर्स सेना के नियंत्रित इलाकों में घुस चुके हैं। कल्पना कीजिए एक सैनिक सीमा पर खड़ा हो और उसके ठीक पीछे सैकड़ों ग्लैमर फोन पर लव जिहाद या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के जाल बुन रहे हों। ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक सिस्टम है जहां धोखा राजस्व का स्रोत बन गया है। वहीं थाईलैंड को अब मानव तस्करी रोकने के लिए सीमा पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही दुनिया के देश और संगठन मिलकर इन अपराधियों को खत्म करने में मदद करें। लेकिन जब तक म्यांमार की सेना इस कारोबार को रोकती नहीं, तब तक ये जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। की नहीं, चेतावनी की है। म्यांमार का ये काला साम्राज्य हमें सिखाता है कि अराजकता में अपराध फलता फूलता है, लेकिन उम्मीद बाकी है। स्थानीय विद्रोही जैसे कारेन नेशनल यूनियन इन सेंटर्स पर हमले कर रहे हैं। चीन की सजाएं एक मिसाल हैं। भारत की साइबर पुलिस सक्रिय है। NCRP पर शिकायत करे और बचाव हो सकता है। दुनिया को एकजुट होना होगा। कल्पना कीजिए वो दिन जब लोकांग फिर हरा भरा कस्बा बने, ना कि फ्रॉड का अड्डा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।